Good morning, everyone. So, today we are starting the revision work from that chapter which was going on. Okay, so this chapter is the chapter flotation, and in the same practice set, we were on the question number 12 because we have finished the question number 11 in last revision. Okay, so today we will start from question number 12, and one thing I want to tell you that this time take care of the weightage of the question, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन पेपर में भी आपको बताया था कि जितना नीडेड था, जितना पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग आंसर आपने नहीं लिखा है। किसी क्वेश्चन के आंसर में आपने बहुत सारी लैंग्वेज लिख दी है, इवन इट इज़ ऑफ 1 मार्क, और कोई क्वेश्चन जो ज़्यादा मार्क्स का था उसमें आपने बहुत कम आंसर लिखे हैं, और कई बार रिपीट करने के बाद भी कि 1 वर्ड आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है, आपने आंसर 1 वर्ड में ही लिखा है 1 मार्क में। सो टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स वेरी केयरफुली, बिकॉज इन दिस एग्ज़ाम ऑल्सो आई हैव डिडक्टेड द मार्क्स। मैंने मार्क्स कट किए हैं जिन्होंने आंसर उतना नहीं लिखा है जितना क्वेश्चन में पूछा गया था। तो हमेशा आंसर मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखा करिए। ओके, सो स्टार्टिंग द रिवीजन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन डिफरेंट लिक्विड्स। एक ऑब्जेक्ट को बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के लिक्विड्स में इमर्स किया गया है। सेम बाइंड फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू ऑल लिक्विड्स। तो अगर एक लिक्विड को अलग अलग टाइप के अगर एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग टाइप के लिक्विड्स में इमर्स किया गया है, तो पूछा है इस सेम बाइंड फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। तो क्या सेम बाइंड फोर्स ही एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट पे ड्यू टू ऑल द लिक्विड्स? तो इस क्वेश्चन के आंसर में हम ये बताएंगे कि भले ही जो ऑब्जेक्ट है उसको अलग अलग लिक्विड में इमर्स किया गया, लेकिन सारे जितने भी लिक्विड्स थे उनकी डेंसिटी अलग होगी, और सबकी डेंसिटी अलग होने की वजह से जितने भी लिक्विड्स हैं वो अलग अलग टाइप का बाइंड फोर्स एक्सर्ट करेंगे। हो सकता है कि किसी लिक्विड में ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा हो तो वो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा, जिसमें कम होगी उसमें फ्लोट करेगा। तो इस तरह से लिक्विड की डेंसिटी अलग अलग हो सकती है, तो ऑब्जेक्ट के साथ सेम बाइंड फोर्स नहीं लगा पाएंगे। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर, और क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ दे रखा है द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। 13 का थोड़ा सा पार्ट इस क्वेश्चन में भी अटैच्ड है। एन आयरन स्फीयर इज सस्पेंडेड विद एन आयरन स्ट्रिंग। एक आयरन स्फीयर को आयरन स्ट्रिंग के साथ में सस्पेंड किया गया, और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इंक्रीजेज। जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है, इसका मतलब स्ट्रिंग स्ट्रेच हो गई है। तो नाउ द आयरन स्फीयर इज कम्प्लीटली इमर्स्ड इन वाटर। फिर सेकेंड सिचुएशन क्या की गई, एक्चुअली जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि पहले एक आयरन स्फीयर को एक आयरन स्ट्रिंग के साथ में स्ट्रेच किया, और पहली सिचुएशन में वो एयर में था। उसके बाद क्या किया, उस पूरे सिस्टम को वाटर में रखा गया है, एंड द इंक्रीज इन लेंथ डिक्रीजेज। उसके बाद ये कहा गया है कि जब वो एयर में था तो लेंथ इंक्रीज हो गई थी स्ट्रिंग की। जब वो पूरा सिस्टम वाटर में रखा जाता है, वाटर में सस्पेंड किया जाता है, तो जो इंक्रीज थी स्ट्रिंग की लेंथ में वो इंक्रीज नहीं हो रही है। तो इसका मतलब सेकंड वाला जो केस है वो फर्स्ट वाले केस से कैसे डिफरेंट है। तो डिफरेंस जो है दैट इज़ ऑफ दिस थिंग कि जब वो एयर में था तो नीचे से कोई भी फोर्स जो है वो वेट का अपोज करने वाला नहीं था, क्योंकि एयर में जो है वो बाइंड फोर्स नहीं लगता है, अब थ्रस्ट नहीं लगता है। जब पूरे सिस्टम को वाटर में इमर्स किया गया तो वाटर ने अब थ्रस्ट लगाना स्टार्ट किया, यानी कि वेट पूरी तरह से डाउनवर्ड्स एक्ट नहीं कर पा रहा है। तो वेट ही एक ऐसा फोर्स था जो स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ा रहा था, नीचे की तरफ पुल कर रहा था। तो ये जो सिचुएशन है इसमें जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा था एयर में, लेकिन जब पूरा सिस्टम वाटर में इमर्स करा दिया गया तो वाटर इस पर आप थ्रस्ट लगाने लगा, इसलिए इंक्रीज जो हो रही थी लेंथ में दैट विल नॉट टेक प्लेस। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। 14 में दे रखा है 2 ब्लॉक्स, वन ऑफ आयरन एंड अदर ऑफ वुड। 2 ब्लॉक्स हैं आयरन और वुड के, दोनों इमर्स किए गए हैं वाटर में सेम डेप्थ तक। विल बोथ कम अपवर्ड, वाई? तो क्या दोनों अपवर्ड आएंगे, और नहीं आएंगे तो क्यों?
तो आपको पता है एक आयरन का बॉक्स है, दूसरा वुड का है, तो आयरन और वुड में दोनों में डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी? तो ऑब्वियसली डेंसिटी ऑफ आयरन इज़ मोर देन वुड, आयरन की डेंसिटी ज़्यादा है। तो आपको पता है कि वुड का जो ब्लॉक है वो ऊपर आ सकता है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है, लेकिन जो आयरन वाला ब्लॉक है वो ऊपर नहीं आएगा क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो डेंसिटी और अपथ्रस्ट यानी कि बाइंड फोर्स दोनों के टर्म्स में आप लिखेंगे। तो आपको ये बताना होगा कि बिकॉज द डेंसिटी ऑफ आयरन इज़ मोर देन वुड, so the upthrust on iron block will be less than wood. तो upthrust will be less on iron block and upthrust will be more on wooden block. So wooden block will come or will move to upward. Okay. तो इस तरह से इसका आंसर लिखना है। देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में लिखा है लेड। लेड जो है दैट इज़ वन काइंड ऑफ मटेरियल। लेड एक मटेरियल होता है जैसे आयरन, वुड और बहुत सारे मटेरियल्स हैं, स्टील है, इसी तरह से एक मटेरियल का नाम होता है लेड। तो लेड जो है दैट हैज़ ग्रेटर डेंसिटी देन आयरन एंड बोथ आर डेंसर देन वाटर। तो आपको पता है कि अगर 3 तरह के मटेरियल्स दे रखे हैं, एक लेड, एक आयरन, एक वाटर, तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी इन तीनों में किसकी होगी? लेड की। यहाँ दे रखा है कि लेड की डेंसिटी आयरन से भी ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी लेड की, उसके बाद में उससे कम डेंसिटी जो है वो आयरन की और सबसे कम डेंसिटी वाटर की होगी। तो इज़ द बाइंड फोर्स ऑन अ लेड ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन और लेसर देन और इक्वल टू द बाइंड फोर्स ऑन एन आयरन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम वॉल्यूम। तो जब जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है उस पर अपथ्रस्ट कम लगता है, तो अपथ्रस्ट जो है वो लेड वाले ब्लॉक पे कम लगेगा। यहाँ पूछा गया है बाइंड फोर्स ग्रेटर देन, लेसर देन और इक्वल टू, तो आप बोलेंगे लेसर देन किसके कंपैरिजन में? आयरन ऑब्जेक्ट, आयरन का जो ऑब्जेक्ट है उसके कंपैरिजन में लेड वाले पे जो अपथ्रस्ट है, बाइंड फोर्स है, वो कम लगेगा। रीज़न क्या बताएंगे? बिकॉज लेड हैज़ द डेंसिटी ग्रेटर देन आयरन। ओके, एक्सप्लेन योर आंसर गिविंग रीज़न। तो इसी तरह से आपको रीज़न देखिए इसका आंसर लिखना होगा। ओके, फिर देखिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। इसमें लिखा है एक्सप्लेन वाई अ ट्रक और अ मोटर बस हैज़ मच वाइडर टायर्स। ये कई बार रिपीट हो चुका है और आपको पता भी है कि जहाँ भी वाइडर टायर्स की बात होती है वहाँ प्रेशर और एरिया का कॉन्सेप्ट होता है। तो आपको यही बताना है कि बिकॉज ट्रक और मोटर और एनी हैवी व्हीकल हैज़ वाइडर टायर्स, बिकॉज द वाइडर टायर्स cover more area on the ground and by this the pressure on the ground will be less. Okay, या फिर लिख सकते हैं to reduce pressure on the ground the car or motor bus have wider tires. Okay, फिर क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। अ शिप इज लोडेड इन सी वाटर टू मैक्सिमम कैपेसिटी, वॉट विल हैपन इफ दिस शिप इज़ मूव टू रिवर वाटर। तो आपको याद रखना है कि सी वाटर और जो रिवर वाटर होता है दोनों में डिफरेंस किस बात का है? तो हमेशा सी वाटर जो है वो सॉल्टी होता है, और सॉल्टी मीन्स उसमें जो सॉल्ट एडेड होता है सी वाटर में, उस सॉल्ट की वजह से सी वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू रिवर वाटर। तो जब सी वाटर में कोई चीज़ इमर्स की जाती है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब उस जिस भी चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा है वो ज़्यादा लिक्विड जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो ज़्यादा बाइंड फोर्स लगाता है, अपथ्रस्ट लगाता है। तो एक शिप को लोड किया सी वाटर में, अगर उसी शिप को लोड करते रिवर वाटर में तो क्या होता है? रिवर वाटर की डेंसिटी कम होती तो वो शिप पे उतना अपथ्रस्ट नहीं लगा पाती, शिप पे उतना बाइंड फोर्स नहीं लगा पाती, तो शिप पूरी तरह से फ्लोट नहीं कर पाता वाटर सरफेस पे। जबकि जो सी वाटर है वो ऑलरेडी डेंस है, सॉल्टी है, इसलिए तो इसलिए वो क्या करेगा कि शिप पर ज़्यादा बाइंड फोर्स लगाएगा और इस रीज़न से शिप इजीली फ्लोट कर सकता है वाटर पे। ओके, तो ये 2011 का क्वेश्चन भी है, तो यू राइट आंसर लाइक दिस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाई डू वी फील लाइटर व्हेन वी स्विम, या फिर इसका चॉइस का एक क्वेश्चन है व्हेन वी जंप इनटू अ स्विमिंग पूल वी फील लाइटर व्हाई। तो जब हम स्विम करते हैं या स्विमिंग पूल में जंप करते हैं, मतलब हम वाटर के कांटेक्ट में जब आते हैं तो हम लाइटर फील करते हैं। तो रीज़न क्या है? क्योंकि जब कोई भी चीज़ वाटर के कांटेक्ट में आएगी या वाटर में इमर्स कराई जाएगी तो क्या होगा? वाटर भी उस पर एक फोर्स लगाना स्टार्ट करेगा, दैट विल इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड इट इज़ नोन एज बाइंड फोर्स। तो इसका रीज़न आप क्या लिखेंगे? बिकॉज वाटर एक्सर्ट्स एन अपवर्ड्स फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट या upwards force on the human body and
बिकॉज ऑफ दिस अपवर्ड्स फोर्स वी फील लाइटर. ओके, तो इसका आंसर आपको ऐसे लिखना है. फिर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19. नाउ सी हियर क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है एन एग सिंक्स इन फ्रेश वाटर बट फ्लोट्स इन हाईली सॉल्टी वाटर. एक एग सिंक करता है फ्रेश वाटर में और सॉल्टी वाटर में क्या होता है, फ्लोट करता है. तो रीज़न ऑलरेडी आई टोल्ड यू, रीज़न आपको पता है. सॉल्टी वाटर में क्यों कोई भी चीज़ क्यों फ्लोट करेगी, क्योंकि सॉल्टी वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है तो इट एक्सर्ट्स मोर बाइंड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट. ओके, तो बिकॉज इट हैज़ मोर डेंसिटी सो इट विल एक्सर्ट मोर अप थ्रस्ट ऑन द ऑब्जेक्ट. तो ऐसे आपको इसका आंसर लिखना है. फिर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20. इसमें देखिए लिखा है द फॉलोइंग फिगर शोज 3 आइडेंटिकल ब्लॉक्स ऑफ वुड फ्लोटिंग इन 3 डिफरेंट लिक्विड्स ए बी एंड सी. तो ये 3 डायग्राम्स आपके पास दे रखे हैं. इन 3 डायग्राम्स में सेम ब्लॉक है लेकिन अलग अलग हाइट्स तक दिखाया गया है. और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो तीनों लिक्विड्स हैं अलग अलग कंटेनर्स में, इन तीनों लिक्विड्स की डेंसिटी अलग अलग है. तो लिखा है विच ऑफ दीज हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी. तो ये जो लिक्विड्स हैं इनमें से सबसे ज़्यादा किसकी डेंसिटी है. तो आपको पता है कि जिसकी भी डेंसिटी, जिस भी लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है वो ज़्यादा अप थ्रस्ट लगाएगा. ठीक है, तो याद रखिएगा जो लिक्विड की डेंसिटी होती है उसमें तो आप ये बोलेंगे कि इफ़ लिक्विड हैज़ मोर डेंसिटी देन इट विल एक्सर्ट मोर अप थ्रस्ट. और अगर जो लिक्विड में इमर्स कराया जा रहा ऑब्जेक्ट अगर उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है तो लिक्विड कम अप थ्रस्ट लगा पाता है. ओके, तो देखिए यहाँ पे जिसकी डेंसिटी ज़्यादा वो ज़्यादा अप थ्रस्ट लगा रहा है. तो आप देख रहे हैं कि ज़्यादा अप थ्रस्ट कौन लगा रहा है, जिसमें ऑब्जेक्ट नीचे ही नहीं आ पा रहा है, यानी कि सी डायग्राम. तो सी डायग्राम वाला जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है. तो विच ऑफ दीज हैज़ द हाइएस्ट डेंसिटी, वी विल राइट इन डायग्राम सी द लिक्विड विच इज़ इन डायग्राम सी हैज़ द most more density in comparison to the diagram A and B. Okay, अगर आपसे रीज़न पूछे जाता है तो रीज़न होगा बिकॉज द ब्लॉक हियर इज़ फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड. फ्लोट कर रहा है सरफेस पे, इसका मतलब कि इस पे बाइंड फोर्स सबसे ज़्यादा लग रहा है. ओके, फिर देखिए एक यहाँ पर इस तरह से टेबल बना रखी है इस क्वेश्चन में 21 में, और इस टेबल में लिखा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इनटू द फ्लूइड, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में इमर्स किया जाता है तो 2 फोर्सेस एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट. तो क्लियर है कि 2 फोर्सेस ही लगते हैं उस पर वर्टिकली अपोजिट. तो आपको नेम बताना है कौन कौन से 2 फोर्सेस लगते हैं. तो ये जो डायग्राम है दिस इज़ फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन बस इतना ही है 21. उसमें लिखा है कि 2 फोर्सेस जो हैं वो कौन से होते हैं. तो आपको पता है जो डाउनवर्ड एक्ट करता है दैट इज़ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो हमेशा डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा, और उसके अपोजिट जो फोर्स लगता है दैट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड. वो फोर्स होता है जो लिक्विड लगाता है और उसका नाम क्या होता है, बाइंड फोर्स और अप थ्रस्ट. ओके, तो नेम क्या होंगे, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स, अप थ्रस्ट वर्टिकली अपवर्ड्स. ओके, राइट द फैक्टर्स ऑन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज फोर्सेस डिपेंड ऑन. तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है. तो फैक्टर्स में आ जाएगा आपका वॉल्यूम, कि जो ऑब्जेक्ट इमर्स कराया जा रहा है उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना है इस बात पे डिपेंड करता है. वेट या फिर अपथ्रस्ट, दूसरी बात इस बात पे भी डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितनी है. तीसरी बात इस बात पे डिपेंड करता है कि लिक्विड की डेंसिटी कितनी है. ओके, तो इतने फैक्टर्स आ जाते हैं आपके लिक्विड की डेंसिटी, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी. मेन तो यही है, आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर वाले टेबल से थोड़ा सा रिलेटेड है, तो एक बार मैं इसको बता दे रही हूँ. द डेंसिटी ऑफ टर्पेंटाइन. टर्पेंटाइन जो है इट इज़ द नेम ऑफ वन काइंड ऑफ ऑयल. टर्पेंटाइन ऑयल होता है एक. तो उसकी डेंसिटी इतने टेम्परेचर पे, ये टेम्परेचर है 293 केल्विन, इस पे इसकी डेंसिटी कितनी है 870 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस
ऐसे सब्सटेंसेस के नेम बताना है दैट सिंक इन टर्पेंटाइन एट द सेम टेम्परेचर। तो एक आइडिया लगाइए कि कौन से सिंक करेंगे। तो आपको पता है सिंक वो करेंगे जिनकी डेंसिटी टर्पेंटाइन की डेंसिटी से ज़्यादा है। तो ये टेबल है आपके पास, तो देखिए 870 से ज़्यादा डेंसिटी किसकी है, तो ये तो नहीं सिंक करेगा, इसकी कम है। लेकिन इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा है और इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा है, ये भी सिंक नहीं करेगा, इसकी कम है और इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो ये जो मैंने आपके सामने 4 टिक्स लगाए हैं, आइस, रबर, पैराफिन वैक्स और बोन, ये चारों चीज़ें जो हैं वो सिंक करेंगी सेम टेम्परेचर पर। अगर आपसे रीज़न पूछा जाता है बिकॉज दे हैव मोर डेंसिटी दैन टर्पेंटाइन। ओके, तो ये 22 पर हम फिनिश कर रहे हैं आज। ओके, थैंक